चलिए सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप लोग सभी लोग मैसेज किए कि मेरा आवाज क्लियर पहुंच रहा है। फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे आज का क्लास में हम लोग जो 2023 में जो अभी मॉडल सेट आया क्लास 11 का, उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक ना। तो आज का क्लास में हम लोग 2023 में जो मॉडल सेट आपका है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक ना। सभी को गुड इवनिंग। एक बार मैसेज कर लिए सब लोग, फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना, सबके पास आवाज पहुंच रहा है? ठीक है। तो अभी आज क्या करेंगे सर, हम लोग 2023 में जो क्वेश्चन आपका है ना, ये देखो मॉडल सेट 1 है। यदि आप इसको देखेंगे सर तो मॉडल सेट 1 में आपका सर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ उसका हम लोग सर कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने वाले हैं ना। अभी जो आपका 2023 में जो मॉडल सेट आया है ना, कल परसों आपका रिलीज हुआ। चलो थोड़ा सा आप इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। जो भी यदि आप एग्जाम आप देंगे तो देखो यहाँ आपका मॉडल सेट है ना, आपका जैक के द्वारा जारी किया गया। टोटल जो आपका मार्क्स होगा सर, टोटल आपका 40 मार्क्स है ना, टोटल 40 मार्क्स रहेगा, है ना। ये आपका एग्जामिनेशन ईयर भी आपका लिखा हुआ सर, एग्जामिनेशन 2000 आपका 23, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन की यदि बात करिएगा तो देखो यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो चीज आप समझो, है ना। लिखा हुआ सर राइट योर नेम, नाम आपको लिखना, रोल नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ना, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लिखिएगा। सीटिंग कौन सा सीटिंग में, सेकंड सीटिंग होगा। फैकल्टी एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द ओमार आंसर शीट इन द स्पेस, जहां स्पेस आपको दिया और वहां आप लिखिएगा, ठीक ना। ये चीज आपको ज्यादा इस सब इंपॉर्टेंट। फिर आपका सिग्नेचर लिखना, ओमार शीट आंसर शीट एंड स्पेस प्रोवाइड, वो सब स्पेस आपको दिया। और देखो यहाँ जो आपका देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल, मतलब सभी में आपको सर मतलब 40 को क्वेश्चन रहेगा, सभी में आपका सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब 4 को ऑप्शन, एक तो आपको सिलेक्ट करना। इसके बाद देखो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, मतलब सारा क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है बनाना, सभी क्वेश्चंस को मतलब ओमार शीट में रंगेंगे, ठीक है ना। और ये चीज आपको सब में आपको सर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में आपको कितना ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन। एक तो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना, जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो सुटेबल ऑप्शन रहेगा उसको आपको करेक्ट करना। देखो ये जो इंपॉर्टेंट बात है, यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, तो ये चीज आपको समझना। और द यूज ऑफ पेंसिल इज नॉट अलाउड, मतलब जब भी आप ओमार शीट रंगेंगे तो आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन आप रंग सकते, लेकिन आपको सर कि पेंसिल का आप यूज नहीं करिएगा, ठीक ना। पेंसिल का आपको यूज नहीं करना। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग से पूछ लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है ना? पहला क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग से पूछ लेते सर कौन सा ऑप्शन होगा, फिर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट, है ना। यहाँ नल सेट लिखा हुआ NULL, नल सेट, है ना। कौन सा जो आपका नल सेट मतलब नल सेट का एग्जांपल दिया हो। इसमें 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन को देखेंगे तो द एक सेट लिखा हुआ द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन आपका 2। फिर आपका बी जो सेट ऑफ ऑल एक्स इवन आपका प्राइम नंबर। फिर द सी जो है सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ रियल नंबर। और डी नंबर जो है सर कि द सेट ऑफ ऑल एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कौन सा सर इसका ऑप्शन होगा ना। तो यदि आप पहला नंबर देखिएगा सर, इसमें कह रहा था सेट ऑफ ऑल एक्स इज इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर 2 होगा ना, और ग्रेटर देन आपका 2। तो प्राइम नंबर का यदि आप बात करिएगा सर कि प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर यदि मैं आपको बोलूं प्राइम नंबर तो क्या होता सर, प्राइम नंबर के यदि आप लिखे सर 2 होगा, फिर 3 5 7, है ना। फिर आपका इसके बाद होगा सर 11 13 डॉट डॉट, मतलब ऐसा नंबर्स को हम लोग कह रहे हैं जो 1 और खुद से डिवाइड होना चाहिए, है ना, और 2 से स्टार्ट होता है, ठीक ना। डिस्टिंक्ट 2 फैक्टर बोल सकते हैं। तो ऐसा आपको प्राइम इवन नंबर चाहिए सर 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर आपको कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब सर कि पहला नंबर जो होगा आपका नल सेट का एग्जांपल है, तो फर्स्ट नंबर नल सेट। बाकी इवन प्राइम नंबर तो आपका 2 आ जाएगा। फिर इसमें आपका देखिए रियल नंबर्स, तो इसमें तो आपका सॉल्यूशन लिखिए तो एक्स का वैल्यू तो आपका आएगा ही, और यहाँ भी सर नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। तो पहला जो आपका जो ऑप्शन है वो क्या करेक्ट है, फर्स्ट नंबर। उसमें सर आपका 2 से बड़ा कोई भी आपका इवन मतलब प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो दूसरा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सर कि द गिवन स्टेटमेंट आपका जो दिया एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर, एक्स का जो वैल्यू है सर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5।
इज एल्सो रिटेन है, मतलब इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ, उसको आपको करेक्ट ऑप्शन करना है। यहाँ लिखा हुआ सर एक्स बिलोंग टू क्लॉज इंटरवल -2,5, इसमें आपका सर एक्स बिलोंग टू क्लॉज इंटरवल -2,5। देखो इसमें लग रहा है सर दोनों आपका सेम लिख दिया, जब यहाँ ओपन इंटरवल लिखना चाह रहा होगा, है ना। और ये ऑप्शन ओपन इंटरवल है, और इसमें भी सर एक तो क्लॉज है एक तो ओपन है, ठीक ना। तो यहाँ जो आपका कह रहा सर कि एक्स का जो वैल्यू है सर, एक्स जो है आपका ग्रेटर देन -2 और लेस देन 5, तो क्या होगा सर, एक्स बिलोंग्स टू -2,5 लिखेंगे। और इसमें क्या होगा सर कि यहाँ इक्वेटिंग का साइन है, तो यहाँ ओपन इंटरवल लगाएंगे, यहाँ ओपन इंटरवल, हाँ। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? तो बोलिए सर कि ये सी नंबर ऑप्शन सही है ना, सी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा ना। 3 नंबर क्वेश्चन आपका किस टाइप से, जैसे देखो एक तो सेट आपका दिया, उसके पास एलिमेंट्स है 1 2, है ना, फिर 3,4, एक तो सेट के अंदर है, फिर 5 और 6 है। मतलब जब विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं सर, कोई भी सेट ए है ना, इसके पास एलिमेंट सपोज करो ए कॉमा बी, है ना, और कॉमा सी, 3 को एलिमेंट्स है सपोज करो, और इसका यदि एलिमेंट्स ए बी सी इस सेट ए का एलिमेंट है, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू आपका सर ये होगा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। लेकिन यदि मैं ए एलिमेंट का सेट बना दूं, तो अब ये एलिमेंट इसका नहीं बचा, ये ए नहीं हुआ, ये क्या होगा सर, इसका सबसेट हो जाएगा। तो बात आपको ध्यान रखना। अब सर इस क्वेश्चन का यदि बात करिएगा सर, इस क्वेश्चन में सर बोल रहा है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट। तो पहला देखो सर 3,4 बिलोंग्स टू आपका ए है, तो इसका एलिमेंट है, तो ये आपका सर जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, मतलब ये जो आपका हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर 5 बिलोंग्स टू, मतलब ये एलिमेंट है, तो ये भी जो स्टेटमेंट होगा वो आपका क्या वो करेक्ट होगा ना, मतलब ये भी करेक्ट है। और ये जो आप इसको देखिएगा, तो ये देखो 3,4 है ना, ये जो एलिमेंट है फिर इसका सेट बना दिया, तो बोल रहा सर कि बिलोंग्स टू ए, मतलब वो एलिमेंट ने अब इसका सबसेट हो गया, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो मतलब ये जो आपका ऑप्शन सी नंबर होगा वो सही होगा। बाकी ये सबसेट है तो बिल्कुल सही है ना, 1,2,5,6 का वो सबसेट है, तो वो जो आपका ये वो आपका सर करेक्ट है। तो और इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा था, तो सी नंबर इसका सही आंसर है। सी नंबर जो आंसर है वो आपका सही है, ठीक ना, 3 का सी नंबर। क्लियर है सबको, है ना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है सर कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, देन द व्हाट इज आर माइनस क्यू, मतलब रियल नंबर माइनस क्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो यदि आप रियल नंबर का बात करिएगा सर, रियल नंबर, तो रियल नंबर जो आपका बना है ना, वो रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके बना ना, रेशनल नंबर, सारा रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं सर, एंड सारा इरेशनल नंबर, तो हमको सर रियल नंबर आता है, इरेशनल नंबर, ठीक ना। तो आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू मतलब सर के रियल नंबर, सारा रियल नंबर लिखे हैं जो कि उसमें रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नंबर बचेगा, तरी इरेशनल नंबर चाहिए, मतलब इसका ना सर डी नंबर जो आंसर है वो आपका सही है, मतलब डी नंबर इसका आंसर सही होगा, है ना। डी नंबर आपका क्या कह रहा है सर, आपका डी जो है वो टी से डिपेंड, टी है, और वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये क्या है सर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये आपका डी नंबर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्लियर, मतलब ये आर माइनस क्यू का मतलब क्या है, जैसे आपको सेट में बताया था ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या मतलब है सर कि ए का सारा एलिमेंट जो बी के पास नहीं होना चाहिए, तो सारा रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा, तो इरेशनल नंबर डी नंबर जो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, ए क्रॉस बी आपको दिया हो, है ना, ए क्रॉस बी आपका दिया हो, देन फाइंड ए। कल यदि आप क्लास किए होंगे तो कल इस टाइप से क्वेश्चन हम करवाए थे। ए मतलब इसमें यदि आप इस ए क्रॉस बी जो आपका सेट है, ए क्रॉस बी, उसका ए सेट ए का एलिमेंट लिखना है, ठीक ना, सेट ए का एलिमेंट इस जो ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट लिखेंगे, तो ये जो आपका जो सेट होगा, पहला एलिमेंट -1 हो जाएगा, -1, फिर आपका सर यहाँ हो गया 1, फिर आपका 2 और 3, ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, -1 1 2 3, -1 1 2 3, देखो इसमें ऑप्शन आपको लग रहा सर नहीं यार, नन ऑफ दिस भी नहीं दिया, तो ये देखो ये जो क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन जो आपको देना था, यहाँ आपको यहाँ लिखना था 2 3 3 लिख दिया, 3 3 2 बार नहीं होगा, तो यहाँ सर 2 लिखना वो चाह रहा था, गलती से उसको नहीं लिखा है,
है ना, तो वो ऑप्शन आप इसको सुधार लीजिएगा, 2 होना चाहिए, है ना। तो ये आपका 2 होना चाहिए, यहाँ 2 रहता, ए नंबर ऑप्शन क्या हो सही, तो 2 आपको इसको कर लेना, क्योंकि 3 3 दो बार तो लिख नहीं सकता ना, जिस सेट में हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, तो गलती से वहाँ 3 3 दो बार लिख दिया, जबकि वहाँ 2 होना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन में यहाँ फर्स्ट नंबर में क्या होना चाहिए, 2, ठीक है। चलिए, अच्छा यही क्वेश्चन पे एक बात और बोलते सर, यदि आपसे पूछता कि सर सेट बी क्या होगा, है ना, तो उसका सेकंड वाला एलिमेंट लिखना, यदि अलग से यदि आप पूछता तो क्या होता आपका सर, 0 हो जाता, फिर 3 हो जाता, 4 और 5। यदि आपको यहाँ पूछता देन फाइंड सेट बी, बी फाइंड करने के लिए बोलता, तो ये वाला जो आप ये जहाँ ऑप्शन रहेगा उसको आप लिखिएगा, ठीक है ना। आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन देखो, कल का क्लास यदि आप किए हो तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा हो, 6 नंबर इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन किए थे, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या इस टाइप से क्वेश्चन किए थे सर, कि आपका सेट ए है और बी है, उसके पास एलिमेंट्स है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी विल है, ए क्रॉस बी विल हैव, क्या होगा वो आपको बताना, ठीक ना। तो उस केसेस में आपको ये ए क्रॉस बी में सर कितना सबसेट होगा, है ना। तो कोई भी सर सेट का सबसेट यदि लिखते हैं, कोई मान लो सर सेट है उसके पास m एलिमेंट है, तो उस पे नंबर्स ऑफ सबसेट तक 2 के पावर m लिखते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी में सर कितना नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा बता सकते हैं। तो देखो पहले तो आपको समझना सर कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, बोलिए सर कि आपका 3 है, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट बी तो बोलिए सर 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 × 2, कल का क्लास बता देते, तो सर टोटल आपका 6 हो गया, ठीक ना। तो हमको सर इसमें नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, किस में, है ना, इसमें ए क्रॉस बी में, है ना। तो ए क्रॉस बी में नंबर सबसेट तो 2 के पावर सर, इसमें कितना एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट, इसका पावर 6 होगा। आप इसको करिए, कितना होगा सर, 2 2 4 8 16 32 64 64, तो सर 64 इसका करेक्ट आंसर है ना, 64 करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी लोग मैसेज करिए, समझ में आ रहा, सबको दिक्कत नहीं है किसी को, बोर्ड क्लियर दिख जा रहा ना जी। हाँ निखिल कह रहे हैं सर इसका ये इसका जो ऑप्शन बोल रहे हैं आपका बी नंबर है ना, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये कल ऐसा क्वेश्चंस करवाए थे, आपको पता होगा सर कि इस टाइप के क्वेश्चन आप करा रहे हैं कि सर द आपका डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस रूट अंडर एक्स माइनस 3, इसका डोमेन आपसे पूछ रहा है, क्या होगा डोमेन। तो डोमेन ए रियल वैल्यू फंक्शंस कब देगा, या फिर रियल वैल्यू कब देगा, जब सर इसमें आपका 0 और 0 से बड़ा हो, है ना, मतलब ये जो होना चाहिए अंदर में वो 0 0 से बड़ा होना चाहिए, तो सर x माइनस 3 जो होना चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से सर आपका x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सर कि 3 मतलब x बिलोंग्स टू होगा सर 3 और 3 से बड़ा इन्फिनिटी, यहाँ इक्विटी के साथ देते हैं क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए। तो ये आपका सर कि सी नंबर ऑप्शन सही है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का सी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहे सर कि देखो आपको मैं एक तो फार्मूला बताता हूँ नोट में, क्या फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला सब लोग जानते हैं क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता था सर, होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, होता था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता था। अब इस क्वेश्चन को यदि देखिएगा सर, इस क्वेश्चन को यदि हम देखेंगे तो क्या होगा बताइए, तो इस क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा तो क्या होगा, इसको ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं ना, ये लिखा हुआ ऐसा साइन लिखा हुआ सर कि 30 डिग्री, फिर आपका सर कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, ये ना है। तो इसको तो पढ़ो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी का मतलब होगा सर कि आपका 30 डिग्री और प्लस 15 डिग्री, नहीं तो साइन ए प्लस बी मतलब हो गया सर साइन 45 डिग्री, अब 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2 आपका सही आंसर। तो 1/√2 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ डी नंबर है ना, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, डी नंबर जो आपका होगा 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है, देखो पूरा सिंप्लीफाई करके भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर कि आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, पूरा सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको किसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है सर, tan
आपका सर 19 पाई 3। यदि किसी स्टूडेंट को मान लो सर कि इस टाइप से पहले उसको आप रेडियन में दिया और डिग्री में चेंज करो तब पता चलेगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सर tan, है ना। डिग्री में कैसे चेंज करें, तो 19 पाई मतलब सर 180 डिग्री हो गया, पाई मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, है ना, काट दो इसको 6 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 19 25 होता है सर 95, 19 से 14 से 114 हो जाएगा, और फिर सर जीरो लगा देंगे, है ना, इतना। अब इसको बड़ा एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल देते हैं, आपको पता होगा, याद होगा सर कि जब भी बहुत बड़ा एंगल रहता था अल्फा, इसका वैल्यू निकालना था। ट्रिगोमेट्री में आपको पता है, मतलब बताए हैं कि बहुत बड़ा एंगल सर अल्फा है, उसका वैल्यू हमको निकालना है, तो उसको इस फॉर्म में लिखते थे। किस फॉर्म में सर, 90 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में, ये फॉर्म में लिखते थे। और सर यहाँ एन देखते थे, सर एन क्या है, एन सर यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो ट्रिगोमेट्री फंक्शन क्या तो चेंज होता था। और यदि इवन रहता था, ये क्या है, इवन रहेगा, तो इवन रहेगा तो सर नो चेंज होता था, ये सब आपको याद होगा, नो चेंज, है ना, क्या होता था, नो चेंज, है ना। तो अब यहाँ से आपको इसको पहले तो उस फॉर्म में आप तोड़ना है, ब्रेक करना है, उस फॉर्म में ब्रेक कीजिए। तो इसको आपको 90 से भागा देना होगा, तो बोले सर कि 90 से हम लोग भागा दे देते हैं, 114 0, है ना, कितना एक बार में हो जाएगा ना 90, यहाँ सर 4, और इसमें हो जाएगा आपका सर 2, अब यहाँ 0 हो गया, तो 9 9 दूनी कितना होता है 18, कितना 60, मतलब 60 होगा ना। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर tan। ऐसे इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते थे, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता था, या हिंदी में इसको भाज बोलते थे, भाज बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आप इसको लिख सकते हैं सर 90 डिग्री इंटू 12 और प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ से आप बताइए कि ये 12 क्या है, ऑड नंबर या इवन नंबर, तो बोलिए सर कि आप यहाँ ना इवन नंबर, तो ट्रिगोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो नहीं चेंज करेगा सर tan थीटा होगा, मतलब tan हो गया सर 60 डिग्री। अब किस क्वाड्रेंट में होगा ना, क्वाड्रेंट देखता है उसके सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट में देखने के लिए आपको बताया था, है ना, क्वाड्रेंट देखने के लिए क्या बताया था सर, यहाँ होगा आपका एक्स डैश वाई डैश, है ना। ये आपका सर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन सबका सब वैल्यू पॉजिटिव होता था, ये आपको याद होगा। सेकेंड में क्या होता था, साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था, पॉजिटिव। और थर्ड में क्या होता था, tan थीटा ना, tan थीटा, और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा का वैल्यू हमको मिलता था पॉजिटिव, और इसमें क्या cos थीटा और sec थीटा का वैल्यू क्या मिलता था, पॉजिटिव। ये सब आपको याद है। और यहाँ सर क्या होता था, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, फिर 90, यहाँ हम आपको बताया था कि सर 90 इंटू 4 का टेबल रहता था, 90 डिग्री इंटू 4 का टेबल, जैसे आप समझो पहले, जैसे यहाँ 0 है, फिर 90, फिर 180, फिर 3 मतलब 270, फिर 360, तो 360 कितना लिखते हैं, 90 इंटू 4 लिखते थे। तो इस टाइप से आप रोटेट करते ये आएगा। तो यहाँ सर 12 है, तो यहाँ आपका होगा 90 टू 4 का टेबल, और प्लस थीटा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन सबका सब वाले पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू बता दो, √3। पूरा क्लियर समझा दिया आपको, ठीक ना। तो √3 कहीं दिख रहा, ए नंबर में आपको सही आंसर है। ट्रिगोमेट्री आप पढ़े होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा सर कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, है ना। ट्रिगोमेट्री में सारा चीज सब बताएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आसान क्वेश्चन से आपसे कह रहा सर प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू आपका निकालने को बोल रहा है। किसका प्रिंसिपल वैल्यू सर, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू -2, कॉसेक एक्स इक्वल माइनस, तो इसका प्रिंसिपल कॉसेक एक्स इक्वल टू -2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। देखो आपको आसान तरीका बता दे रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। पहले तो आपको समझना सर, देखो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको ये चीज बताएं, इसको थोड़ा याद कर लेना। यदि सर वो ट्रिगोमेट्री यहाँ हो गया सर आपका एक्स डैश वाई डैश, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जान रहे सर, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे थे, ये सेकेंड, ये सारा कंसेप्ट भी आपको बता रहे हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। यदि सर कोई भी सर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से यदि उसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ सर थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखते थे वो पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखते थे, थर्ड में लिखते थे सर पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर पाई माइनस थीटा। इसको याद रखना, फर्स्ट के लिए थीटा, सेकेंड पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा, ठीक ना। अब देखो इसमें कितना आसान है। अब सर इसमें आपको आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कॉसेक एक्स, ये माइनस को पहले भूल जाओ, माइनस,
छोड़ देते हैं। कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होगा, तो साइन को आप याद करो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होगा, तो कॉसेक लिख देंगे सर आपका 30 मतलब लिख सकते हैं आप π/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिस सिंपल, अब इसको समझो, ये हो गया सर कॉसेक, कॉसेक एक्स। अब देखो समझो, ये माइनस है, कॉसेक माइनस है, किस क्वाड्रेंट में रहा होगा जी, तो फर्स्ट में तो नहीं रहा होगा क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, सेकंड में नहीं रहा होगा, इसको तो सर वो थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड के लिए आपको क्या लिखना है, देखो थर्ड के लिए मैं आपको लिखने स्वीकार, थर्ड के लिए सर होता है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा मतलब π/6। क्या समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एंड यहाँ लिख दे रहा, एंड फोर्थ में है तो कॉसेक लिख देंगे सर, कॉसेक 2π - थीटा, ठीक ना। तो यहां से आपका सर कॉसेक एक्स इक्वल टू आ जाएगा, शॉर्ट में आपको बता रहे कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक, यहाँ हो जाएगा सर आपका 7π/6 लिख सकते हैं, 7π/6, एंड इसमें आपका सर होगा कॉसेक, एलसीएम ले लो 12, तो 11π/6, ठीक ना। तो एक्स का वैल्यू आप बता सकते हैं क्या होगा, है ना, एक्स का वैल्यू बता सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा सर 7π/6 एंड हो जाएगा आपका सर 11π/6। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। 7π/6 और 11π/6 कहीं दिख रहा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, बी नंबर क्या आपका करेक्ट आंसर है ना, एक बार देख लो। बी नंबर आपका क्या होगा सर करेक्ट आंसर, ठीक ना। हाँ, रुपेश का आंसर सही आ रहा है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा समझना रहता है। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, हम लोग समझते हैं। कह रहा सर कि आ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब एक कोई व्हील है, कोई चक्का, जैसे मान लो साइकिल का चक्का हो सकता है सर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का चक्का ना, वो बोल रहा है सर कि आपका 1 मिनट में, है ना, 360 रिवोल्यूशन लगाता है, 360 बार चक्कर लगाता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में सर रेडियन में वो कितना टर्न करेगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सर इसमें क्या करेंगे सर, देखो 60 मिनट्स में, मतलब सर 1 मिनट में होगा आपको क्या 60 रिवोल्यूशन निकालते, नहीं मतलब ये रिवोल्यूशन करता है, तो हमको 1 सेकेंड में पूछ रहा है सर कितना डिग्री वो टर्न निकल रेडियन में, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, देखो समझो, हमको 1 मिनट का मतलब होता है सर 60 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में हम लोग नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेते पहले, है ना। 1 मिनट में हम लोग क्या निकालते, 1 सेकेंड में नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन निकालते हैं। तो देखो यहाँ सर आपका 60 सेकेंड लिख सकते हैं ना, 60 सेकेंड में, है ना, नंबर्स ऑफ जो रिवोल्यूशन है वो कितना आपका 360 रिवोल्यूशन, हाँ। तो 1 सेकेंड में नंबर्स ऑफ निकाल सकते हैं रिवोल्यूशन कितना हो, 1 सेकेंड में नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन होगा सर 360 डिवाइड बाई 60, है ना, तो ये कट जाएगा 0 0 और 6, तो सर 6 रिवोल्यूशन होगा, 6 बार चक्कर लगाएगा, कितना 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना बार चक्कर लगा 6 बार, है ना। अच्छा बात समझिए सर, एक चक्कर लगाने के लिए ना, एक चक्कर लगाने के लिए, है ना, टोटल आपका एक चक्कर लगाने के लिए घूमने के लिए कितना रेडियन होता है, 360 डिग्री होता है, तो उसको रेडियन लिखते हैं तो 2 पाई लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब सर कि वन आपका रिवोल्यूशंस में आपका रेडियन में, यदि आप उसका मेजर देखिएगा, वन रिवोल्यूशन में, है ना, कितना होगा 2 पाई, 2 पाई रेडियन में कितना कितना एंगल बनाएगा 2 पाई होगा ना। तो यहाँ सर कितना रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन है 6, है ना, तो 6 रिवोल्यूशंस में कितना हो जाएगा, 6 रिवोल्यूशंस में क्या होगा 6 इंटू 2 पाई, क्योंकि एक मैंगो का प्राइस पता है, तो जितना मैंगो निकाल, इसका सर आपका 12 पाई आएगा, 12 पाई होगा रेडियन में, जो कितना टर्न करेगा 12 पाई, ठीक है ना। तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। 12 पाई कहाँ दिख रहा है, सी नंबर, सी नंबर इसका करेक्ट। ये सब आप देखो, ये सब ऑब्जेक्टिव आप इसमें जब पढ़िएगा, ये आप पढ़े होंगे है ना, या फिर पढ़िएगा, आपका ये प्रिंसिपल मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो आपका दिख रहा है 10 के पावर 2n - 1, है ना, प्लस 11,
वो डिविजिबल बाय आपसे बोल रहा सर, डिविजिबल बाय है ना कौन सा नंबर, तो डिविजिबल बाय आपका सर 11 होगा, 11 से डिवाइड होगा। एन का एन क्या है सर आपका, एन बिलोंग्स टू एन, मतलब एन क्या होगा नेचुरल नंबर। तो आप ऐसा भी जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप पुट करके भी देख सकते हैं, एन का वैल्यू एक बार 1 पुट कीजिए, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो 11 से डिवाइड हुआ, मतलब इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर करेक्ट, डी नंबर 12 का डी नंबर जो आंसर है आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पिछले बार भी क्वेश्चन ऐसा मॉडल सेट में था और अभी भी है कि इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा पर एम इक्वल टू 1, देन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, मतलब एम का सबसे छोटा वैल्यू आपसे पूछ रहा। तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। ऐसे एम का जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ आयोटा का पावर अभी एम इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि आपके पास आ गया एम इक्वल टू 1, मतलब एम इक्वल टू 1 हो गया, तो सबसे एम का छोटा वैल्यू के लिए कितना होगा, तो सर एम इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा पावर 4 का सबसे छोटा वैल्यू के लिए 1 होता है। बाकी इसका पावर 8 भी रहेगा तो 1 होगा, फिर आपका सर 12 भी रहेगा तो 1 होगा, 16 भी रहेगा तो 1 होगा, तो सबसे लिस्ट वैल्यू आपको कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, है ना, बना दूं तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। देख लो इसको क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा पावर एम इज इक्वल टू 1, एम का लिस्ट वैल्यू चाहिए। देखो अंदर में इसको रेशनलाइज कर दे, तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, पावर एम है तो एम लिख दो, ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होगा, और नीचे हो गया सर ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसका पूरा का पावर कितना एम है, तो सॉल्व कर दे रहे हैं, बट सॉल्व करने, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो तो इसका 1 प्लस 1 लिख दे, समझिए आप, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, है ना, पावर एम इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये देखो ये 1 प्लस 2 आयोटा और इसका -1 डिवाइड बाय 2 का पावर एम, अब ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा सर 2 आयोटा बाई 2 पावर एम इज इक्वल टू 1, 2 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ सर आयोटा का पावर एम इज इक्वल टू 1 हुआ। एम का सबसे लिस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, तो एम का सबसे जो छोटा वैल्यू होगा सर, एम का जो छोटा सबसे वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 होगा इसका वैल्यू। तो 4 कहाँ, ए नंबर आपका सही, पहले भी बताए थे, है ना। इस तरह से पूरा सॉल्व करके, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर सॉल्व कर भी सकते हैं, जिससे आपके पास मतलब पूरा करेक्ट चाहिए, तो इस टाइप से आप सॉल्व किए थे। एम का वैल्यू सबसे, देखो एम का वैल्यू 8 का वैल्यू भी वो आयोटा का पावर 8 रहेगा ना, आयोटा का पावर 8 भी रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, लेकिन सबसे लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, तो 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका कोई आंसर बता सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग बता सकते हैं, है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/4 + 3 आउट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 रेशनलाइज कर देते हैं, ये होगा आपका सर 1/3 + 4 आउट, मतलब 4 + 3 आउटा इंटू 4 - 3 आउटा डिवाइड बाई 4 - 3, रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर में आएगा सर 4 - 3 आउटा, और नीचे ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं तो 4 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर, 4 - 3 आयोटा और डिवाइड बाय 16, और माइनस होगा सर आपका 9 आयोटा स्क्वायर, 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 9 लिख देंगे, क्योंकि आयोटा का वैल्यू कितना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, इसको आप लिख सकते हैं 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 25, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, 4/25 -3/25 आयोटा, ठीक ना। तो ये आप बी नंबर सही है। ऐसे इसका उसका साइन चेंज करके ना, इसका कंजुगेट हम लोग, जैसे कोई भी ये जो आपका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर कह दिया आप ये इन्वर्स निकालना चाहते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो जेड का कंजुगेट होता है सर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। मॉडुलस निकालने की जानते हैं, अभी सीखेंगे आगे। यदि मानते हैं मॉडुलस, इसको नोट करके आप समझ लें, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, है ना, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है और कंजुगेट, दोनों चीज बता दे रहे हैं। जैसे कोई जेड कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी, है ना, इसका आपको मॉडुलस निकालने के लिए बोलेगा,
तो रूट के अंदर इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, और इसका कंजुगेट कभी कभी निकालने के लिए बोलेगा ना, तो कंजुगेट इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो a माइनस आयोटा बी होगा। तो सवाल आपसे पूछेगा कभी कभी, तो इसको बना दीजिएगा। अब देखो यहाँ जेड कम्प्लेक्स नंबर क्या, √3 माइनस आयोटा, तो इसका मॉडुलस चाहिए, रियल पार्ट का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा सर, और प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आएगा, √3 का स्क्वायर करें सर 3 + 1, √4 होगा, और √4 का कितना होगा 2 लिखेंगे। तो इसका कौन सा आंसर दिख रहा है, सी नंबर है ना, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं ना, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इन इक्वालिटी में आपकी जस्ट आपको पढ़ाया, इन इक्वालिटी में बोले थे सर एक ही बात आपको ध्यान रखना, यदि दोनों साइड यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा और डिवाइड करिएगा तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज होता। तो यहाँ जो आपका लिखा हो सर -3x लेस देन -15, तो x बोल रहा है सर आपका लेस देन होगा कि लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर है ना। तो देखो जब भी यदि आप x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो ये इन इक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करें तो यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, और -15/-3 है ना, ये कट जाएगा, तो x जो होगा सर वो ग्रेटर देन आपका 5, इन इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ग्रेटर देन मतलब सर कहाँ आपको दिख रहा है, डी नंबर, यही आपको मेन देखना था ना इन इक्वालिटी में, ठीक है ना। इन इक्वालिटी में यही आपको बताया था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यदि नेगेटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ इन इक्वालिटी का साइन क्या हुआ, चेंज होगा, रिवर्स हो जाता है। आगे डबल इक्वालिटी का साइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लो। 2 जो है आपका लेस देन इक्वल टू 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 5, इसमें से कौन सा ऑप्शन है सो सिलेक्ट करना। तो हम x देख लेते सर कि x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। x का वैल्यू निकाला, यहाँ -4 है, दोनों साइड हम लोग सर +4 करेंगे, तो ये 4 को हटाने के लिए तो 2 + 4 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू आपका 3x - 4 + 4 आपको लिखने यहाँ भी लिख देते हैं, और लेस देन इक्वल टू आपका सर 5 + 4 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना। यहाँ हो गया सर 6 लेस देन इक्वल टू 3x, और लेस देन इक्वल टू आपका 9, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 से x का वैल्यू निकाल 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करता है यहाँ 6/3 होगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ भी लिख देता है 3x/3 लेस देन इक्वल टू 9/3, ये कट जाएगा ना। यहाँ होगा आपका 2 और यहाँ होगा सर आपका 3, तो बताइए क्या आएगा। यहाँ होगा सर कि आपका 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। अब ये क्या करा, x का जो वैल्यू होगा सर 2 और 2 से बड़ा होगा, 3 और 3 से छोटा होगा, तो 2, 3 लिखेंगे है ना, और इक्वेटिंग का साइन है तो यहाँ भी क्लोज इंटरवल और यहाँ भी क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल दोनों में आपको होना चाहिए ना, तो ये आपका फर्स्ट सही है, 21st आपका क्या सही, क्लियर, पूरा समझा के बता रहे हैं। देखो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना, बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 8 है ना। तो बिटवीन 1 एंड आपका बोल रहा सर कि 1000, मतलब 3 डिजिट का नंबर बात किया जा रहा है ना, 3 डिजिट का नंबर बात, तो 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर होगा ना जी, ठीक है। उसमें से आपका डिजिट्स लिखा हुआ, डिजिट्स का बात करेगा तो खैर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। तो नंबर्स ऑफ परमुटेशन या नंबर्स ऑफ जो अरेंजमेंट होता है, हम एन आपका इधर मैं समझाता हूँ नोट में, यदि आपके पास एन डिफरेंट थिंग्स है और टेकन आर एट अ टाइम, तो नंबर्स ऑफ जो परमुटेशन होगा है ना, एन पी आर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का यदि बात करें सर, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स इसमें कितना है, 1 2 3 7 है ना, नंबर्स ऑफ डिजिट 7 है, उसमें से कितना डिजिट्स का नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट्स का। तो यहाँ n का वैल्यू यदि बात करिएगा तो आपका हो गया यहाँ 7, और कितना डिजिट्स का नंबर चाहिए आपको, r का जो वैल्यू हो जाएगा 3 है ना। n आपको सर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स का नंबर यदि चाहिए ना, नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स या 3 डिजिट नंबर, नंबर्स
तो क्या लिखेंगे, एन पी आर प्लस 7 पी आर मतलब 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट क्यों बोल रहे थे, बिटवीन आप लिख सकते हैं 100 एंड 1000। अब इसको आप ब्रेक कर देंगे तो n फैक्टोरियल मतलब सर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल और नीचे होगा सर आपका कितना फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, 7 लिखेंगे इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। तो ये हो गया सर 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 ये 21 है ना, 210 आएगा इसका आंसर। यहाँ 3 डिजिट का नंबर भी आपसे कह सकता था, तो यही आंसर होता है ना। 210 कहाँ दिख रहा है, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इस एक तो इसमें प्रॉपर्टी है कि सर एन सी ए इक्वल टू एन सी यदि बी है ना, तो एन का जो वैल्यू होगा एन इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो इससे सीधा आप एन का वैल्यू लिखाएंगे ना इस प्रॉपर्टी से, एन इक्वल टू होगा सर आपका 10 प्लस 9, एन इक्वल टू कितना आएगा 99। बाकी आप फार्मूला में भी आप यूज कर सकते हैं ना। इस कौन सा फार्मूला, तो मैं इसको नोट करके बता दे रहा हूँ। एनसीआर वाला भी फार्मूला यहाँ लिखा दे रहे हैं। एनसीआर, अच्छा एनसीआर का क्या मतलब सर, एन डिफरेंट थिंग्स है ना, टेकन आर एट अ टाइम, देन नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट, सॉरी नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस या नंबर्स ऑफ ग्रुप्स का बात करते हैं। तो इसका फार्मूला था सर कि एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो नंबर्स ऑफ ग्रुप्स या नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस है ना, कॉम्बिनेशंस तो एन सी आर से हम लोग डिवाइड करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे सीधा इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो 19 आएगा। अब देखो इसमें देखते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सर कि आप बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, मतलब एक बैग है, इसमें 5 ब्लैक बॉल्स है एंड 6 रेड बॉल्स, ठीक ना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। मतलब इसमें से सर हम लोग कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आपका सर उसमें कह रहा है सर कि आपका 4 ब्लैक होना चाहिए एंड 2 रेड बॉल्स है ना। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ जो वेज होगा सिलेक्ट करने का, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देखो मैं यहाँ बता दूँ, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वेज इक्वल टू, देखो टोटल आपको सर कितना कितना ब्लैक है बॉल है 5, और उसमें सिलेक्ट कितना करना 4 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना। तो उसको सिलेक्ट करने का जो तरीका होगा सर वो 5C4 इंटू एंड टोटल सर कितना 6 रेड बॉल, और कितना सिलेक्ट करना है इसमें 2 रेड है ना। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका होगा सर 6C2। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और आंसर हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। तो ब्रेक कैसे करिएगा सर, तो किस किस फार्मूला से ब्रेक करेंगे, तो अभी जो आपको बताएं है ना, एनसीआर वाला फार्मूला से ब्रेक करना। एनसीआर क्या हो सर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इससे आप ब्रेक कर दिए और इससे ब्रेक करके आप आंसर बता सकते हैं। ठीक ना। तो कैसे आप ब्रेक कर, देखो यहाँ होगा सर 5 फैक्टोरियल फिर n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ हो गया सर 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। यहाँ देखो इधर जो आंसर आएगा है ना, मैं इधर लिख दूं इसको इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू। तो बोलिए सर कि यह हो गया सर 5 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है ना। इसको ब्रेक कर देते हैं। ये हो गया सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल,
और इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सर 6 लिख दो, इंटू 5 लिख दो, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ हो गया सर 5 इंटू यहाँ कितना आएगा देखो तो ये, यहाँ हो गया 3, 5 6 15, तो 15 75 हो जाएगा। 15 इसका करेक्ट आंसर है। 75 75 कहीं दिख रहा है क्या? 75 मतलब ये डी नंबर ऑप्शन जो आपका सही है, 20 का डी नंबर ऑप्शन सही है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक ना। जैसे ये दिया हुआ सर सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम आपका 0 टू आपका n, और ये आपका है सर 3 के पावर r। इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो सर 3 के पावर 0 होगा, प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 3 के पावर कितना होगा n होगा नहीं, तो इसका वाला एक्चुअल में हो गया सर यहाँ 1 प्लस 3 प्लस होगा सर 3 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 के पावर n। तो ये सीरीज आपको किस में दिख रहा है? इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो 3 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड कर 3, इसको डिवाइड कर 3, इसको सर इसका कॉमन रेशियो सेम है, और कॉमन रेशियो यदि सेम रहता तो सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? जीपी बोलेंगे। किसमें है? जीपी में। तो जीपी में जिसका सर पहला टर्म फर्स्ट टर्म जो आपका ए है और कॉमन रेशियो आपका क्या है 3, तो समेशन निकालना, सम निकालना, तो एस एन का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता था? ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, यहाँ n माइनस मतलब यहाँ फिर वो r माइनस 1, सॉरी r माइनस 1, एस एन निकाल सकते हैं। ए कितना 1 है इंटू आर के पावर मतलब 3 टू द पावर होगा सर आपका n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, सही लिख रहा है, देख लीजिए एक बार फॉर्मूला। अब इसमें आप देख लो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब कि नन ऑफ दिस इसको कर देना। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन। तो पहले आपको एक जनरल टर्म बता, तो कोई भी एक्सपेंस जैसे ये बाइनोमियल है, इसका जनरल टर्म आपको बताते हैं कि सर जनरल टर्म यदि लिखना है सी आर प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला होता है सर आपका n सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। तो ये यदि आप एक्सपेंशन देखिएगा इसमें, तो आपका सर x प्लस 5 है और इसका पावर कितना है 8। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू आपके पास है 8, n का वैल्यू कितना 8 है, a का वैल्यू बोलिएगा तो सर आपका x है, और b का वैल्यू बोलिएगा तो आपका 5। टी आर प्लस 1 निकाल सकते हैं, तो क्या होगा सर एन सी आर, एन तो हो गया आपका 8, फॉर्मूला लिख दे क्या, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी के पावर आर। अब इसको होगा सर टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन का वैल्यू 8 है, 8 सी आर, और ए का वैल्यू सर x इंटू एक्स n माइनस आर मतलब होगा 8 माइनस आर 3 टू द पावर आर। और मेन सर आपको r का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? r का वैल्यू। तो r का वैल्यू चाहिए तो सर r का वैल्यू चाहिए तो इसका किसका कोएफिशिएंट आपको चाहिए ना, x के पावर 5 है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं सर r का वैल्यू क्या रखें कि यहाँ 5 हो जाए, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी कंपेयर कर सकते हैं x का पावर 5 चाहिए तो x का पावर 5 और x की पावर आपका 8 माइनस आर है, यहाँ से भी r का वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके ना, पावर कंपेयर कर, यहाँ 5 इक्वल टू आपको सर 8 माइनस आर होगा। जब r का वैल्यू निकालेगा तो r इक्वल टू आपको सर 8 माइनस 5, r का वैल्यू 3 आएगा, r का वैल्यू कितना आएगा 3। तो उस टाइप से अभी यहाँ भी रखें सर कि x का पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए,
तो x का पावर 5 का कॉफिशिएंट r का कौन सा वैल्यू पुट करता ताकि 5 आए, तो बोले सर 3 पुट करेंगे ना, तो यहाँ r का वैल्यू 3 आ गया, तो हम लिख देते हैं 3। r का वैल्यू क्या हो गया है ना, r का वैल्यू आपका 3 हो गया है ना, तो t हो गया सर आपका 3 + 1 = 8c3, और x के पावर यहाँ कितना हो लिख दें सीधा, 8 - 3 करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ होगा सर 3⁻3। अब इसका वैल्यू, अब इसका कॉफिशिएंट चाहिए नहीं, नेक्स्ट बार 5 का कॉफिशिएंट चाहिए, तो कॉफिशिएंट ऑफ लिख देंगे सर, कॉफिशिएंट ऑफ x⁵ बराबर क्या होगा 8c3, और इंटू होगा सर 3⁻3। अब इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, इसको आप ब्रेक कीजिए, वही फार्मूला से ब्रेक करेंगे, 8 फैक्टोरियल NCR है ना, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, 8 - 3 फैक्टोरियल इंटू होगा सर 3 फैक्टोरियल, और ये होगा सर 3 × 3 = 9 × 3 = 27। नहीं, इसको आप कैसे ब्रेक करें, ऐसा लिख सकते हैं, देखोगे सर 8 फैक्टोरियल, नीचे होगा सर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 27। इसको इधर ब्रेक कर देते हैं, ठीक ना, इधर देख लेना सर, 8 को ऐसा लिख सकते हैं, 8 × 6 सॉरी 8 × 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 27 तो है ही है, और डिवाइड बाय यहाँ 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ब्रेक करो, 3 × 2 × 1 हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6 इससे कैंसिल होगा, ठीक ना। तो आप करना सर 8 × 7 = 56 को सर 27 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कितना आएगा, 56 को 27 से मल्टीप्लाई करना, आप लोग को आंसर भी बताना, 56 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए। है ना, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमको लगता है सर ये वाला नंबर आएगा, है ना, ये बी नंबर ऑप्शन, तो ये आप इसको छोड़ देते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करके खुद से बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहे हैं सर कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, एपी है उसका कितने टर्म से शो है ना, तो ये तो लग रहा है 10th का क्वेश्चन है। एपी सर, तो इसका पहला टर्म ए का वैल्यू आपको पता है ना 20 है, और आप डी निकाल सकते हैं, डी होगा सर 25 - 20 5 आ गया, है ना, और ए एन का वैल्यू एन निकालने बोल रहे, ए एन का वैल्यू आपको दिया, ए एन = सर 100 है ना लास्ट टर्म, तो आप इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूला लिख के, ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 100, सबका वैल्यू रख दो, आ जाएगा एन का वैल्यू निकालने आप जगह ना, ये कह रहा है सर कि एन का वैल्यू क्या हो, नंबर्स ऑफ टर्म, इसमें ए का वैल्यू रख दीजिएगा आपका 20 प्लस n - 1, डी कितना 5 = 100, आप यहाँ से लिख सकते हैं 25 सॉरी ये 25 नहीं 20 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 5n - 5 = 100, खुद से भी निकाल सकते हैं ना इसको, ये देखो सर होगा 15, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मतलब माइनस करेंगे, तो 15 + 5n = 100, 5n का वैल्यू कितना होगा 5n = हो गया सर 100 - 15, ये सब आसान है जी, तो 5n यदि आप निकालेंगे ना तो सर 85 होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, n का वैल्यू है सर 85 / 5, काट दो 70 × 85 85 70 × 85 होता है ना 17 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, 17 का सी नंबर इसका सही आंसर है। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं था। देखो फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 15, तो आपको अर्थमेटिक मीन एम भी बताए थे 2 नंबर के बीच में, और जीएम भी बताए थे नहीं, तो एम बिटवीन 2 नंबर्स आपको बताया था, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी कितना होता था जी, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, है ना, और आपको जीएम भी बताया था, जीएम बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर लिखते थे, है ना, 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी का था रूट ए बी, ये दोनों पर सवाल आपका रहेगा एक तो, ठीक ना। तो यहाँ आपका ए एम निकालने बोल रहा है ना क्वेश्चन से, आपको बोल रहा था ए एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन क्या
5 एंड 15, बताइए कितना आंसर होगा। तो 5 + 15 लिख देंगे सर, डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, तो अब बोलिए सर कि आपका 20/2 होगा ना, काट दो इसको, 10 आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन इस पर रहेगा, 10 कहाँ है, डी नंबर है ना, डी आपका सही आंसर, डी नंबर आपका क्या सही है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आप लोग आंसर बता रहे हैं, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको समझना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी, है ना, तो समझोगे ए कॉमा बी कॉमा सी, यदि सर आर इन जीपी है, जीपी, इसका कॉमन रेशियो आपस में सेम होगा जी। कॉमन रेशियो सेम होने का मतलब होगा सर कि ऐसा होगा, कॉमन रेशियो मतलब बी बाई ए इज इक्वल टू होगा सर सी बाई ए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा सॉरी, यहाँ होगा सी बाई बी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो बीच वाला का स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो 3 गो टर्म आपका क्या सर जीपी में है ना, तो इसको आप बना सकते हैं यहाँ से, तो आपका क्या सर x-3 कॉमा एक्स लिख देते हैं, छोटा है ना कोई दिक्कत नहीं, और x+4 लिख देते हैं, आर इन जीपी, तो क्या होगा बीच वाला का स्क्वायर लिख दें, तो दिस सिंपल बीच मतलब एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए सी, तो ए सी ए के जगह पे आपका x-3 है, और सी के जगह पे कितना x+4, यहाँ से x का मान आप निकाल ही सकते हैं ना, कैसे निकालेगा, दिस सिंपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ होगा सर एक्स स्क्वायर, ये देखो -3x होगा +4x होगा, तो +x हो जाएगा, और -12, ये जानते हैं ना मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना, तो आप इसको x को आप फिर 12 को इधर ले लो, ऐसा आगे सर लिख दें, समझिएगा, ऐसा होगा सर 0 इक्वल टू x - 12 हो गया, तो आप x का वैल्यू निकालेंगे तब आप 12 को इधर ले लो ना, या फिर किसी तरह से भी निकालते x वैल्यू 12 आएगा, तो फिर ऐसा बोले -x इक्वल टू -12, ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू सर आपके पास आएगा 12, 12 कहीं दिख रहा, ए नंबर में ऑप्शन दिख रहा, सारा कंसेप्ट भी आपको बताते जा रहे हैं। 12 रुपेश का आंसर सही आ रहा है, 12 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यह स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन है ना, तो आपको नोट करके सारा चीज बता रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन सर परपेंडिकुलर है, तो ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दो स्ट्रेट लाइन लिख रहा है सर, a1 मतलब इक्वेशन लिख रहा है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, एंड दूसरा इक्वेशन लिख रहा है a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, दो इक्वेशन है ना। पहला कंडीशन पे यदि सर वो परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या वो कंडीशन सर a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 होगा, ये याद रखना। और यदि सर वो पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो उस केसेस में सर क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, दो कंडीशन आप याद रखिएगा, दो लाइन यदि आपस में पैरेलल है, तो इसका क्या होगा सर कि x का कॉफिशिएंट और इसका x का कॉफिशिएंट a1 a2 इंटू b1 b2 बराबर 0, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ए का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ से आप क्या लिखेगा a1 a2, जैसे a1 का वैल्यू आप बता सकते हैं कितना हो सर, a1 बराबर हो गया यहाँ आपका 3 और b1 बराबर हो गया कितना -4, फिर इसमें a2 लिखिएगा तो आपका सर होगा a2 बराबर हो गया आपका a, और b2 बराबर लिखिएगा तो कितना होगा 6, तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, ये किसका कंडीशन है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर, तो बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ बोलिए सर कि आपको 3a माइनस 24 बराबर 0, तो आपके पास आएगा सर 3a बराबर 24, ए का वैल्यू बताइए कितना होगा, ए इक्वल टू होगा सर 24/3, डिवाइड कर दो, 8 3 24 होता है, 8 का यहाँ आंसर दिख रहा, बी नंबर सही है, बी नंबर है ना। खाली रुपेश का आंसर आ रहा है, बाकी स्टूडेंट क्या कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा है आप लोगों को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन आपको बताया जी, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशंस इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशंस आप लोगों को बताया, क्या बताया सर कि सर आपका एक
एक्स में ए इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट में बी रहेगा, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है ना। इस यहाँ सर इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब ए और बी का वैल्यू आपस में सेम है ना, तो यहाँ आपका सर इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट। इसका मतलब सर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें आप लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए लिख दें, इसको इक्वेशन 1। और ये किसी पॉइंट से पास कर रहा, तो ए का वैल्यू सिर्फ आपको निकालना है ना। तो किस पॉइंट से पास कर रहा, 2,3, ये 2,3 लिखा हो ना, ये पॉइंट है यहाँ, तो पॉइंट कर देना 2,3 से तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जी ना। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 2 आपको पुट कर, मतलब यहाँ पॉइंट आपको दिया हो, इस पॉइंट से जो पास कर रहा 2,3, तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो ना। यहाँ से होगा सर 2 + 3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ रख दो ना, इक्वेशन फॉर्म में रख दो, यहाँ होगा सर एक्स प्लस वाई बराबर 5। ये सब आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्स प्लस 5 इक्वल टू, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये ऑप्शन बी नंबर सही होगा, ठीक ना। चलो प्रियंका का जवाब सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट लिखा हुआ। देखो यदि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो उसका किसी लाइन का पैरेलल है, तो उसका स्लोप कोई चेंज नहीं होगा ना, सिर्फ पास मतलब पॉइंट चेंज होगा, है ना, स्लोप चेंज नहीं होता। तो इसका यदि आपको इक्वेशंस निकालना है, तो इसका जो इक्वेशंस हो जाएगा सर, वो जो इक्वेशंस होगा उस लाइन का जो कि इस लाइन का पैरेलल है, जो इक्वेशंस होगा सर वो आपका होगा 3x - 4y और प्लस सी बराबर 0। मतलब ये सी कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी उसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आपका चेंज नहीं होगा। और ये किस पॉइंट से पास कर रहा, वो आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास कर रहा क्या, -2,3, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू -2 पुट करो, y का वैल्यू 3 पुट करो और c का वैल्यू निकाल लो, है ना। ये इक्वेशन हो गया, और c का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो x का वैल्यू -2 पुट करेंगे ना, यहाँ हो गया -6। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, है ना। यहाँ लिखते हैं सर 3 × -2 -4 × 3 और प्लस सी बराबर 0। यहाँ हो गया सर -6 और -12 और प्लस सी बराबर 0। तो बता सकते हैं सी का वैल्यू क्या निकलेगा, बोलिए सर कि -18 और प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, तो सी का वैल्यू आपका आ गया 18। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो सी का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशंस 1 क्या होगा, 3x - 4y, 3x - 4y प्लस 18 बराबर 0। ऑप्शन दिख जा रहा है, 3x - 4y प्लस 18 बराबर 0, डी नंबर इसका सही आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको नोट करके भी बता देते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। लाइन का इक्वेशन लिख दे रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और जो पॉइंट है x1, y1, और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस यदि आप निकालिएगा तो ax1 लिखेंगे प्लस by1 और प्लस c डिवाइड बाय √ a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक ना। तो इस पर आप इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो पॉइंट आपको दिया हुआ कितना, यहाँ देखिएगा तो सर यहाँ यदि पॉइंट का बात करिएगा तो 3, -3 दिया, और इक्वेशंस का बात करिए तो इक्वेशंस आपका क्या दिया, इक्वेशंस का बात करेंगे ना तो सर दिया और 9x प्लस 3y प्लस 16। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से। डिस्टेंस देखो ax1 होगा 27, लिख दें 27 -9 प्लस 16 डिवाइड बाय √a², तो 9 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ऊपर इसका मॉडुलस भी लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आता है पॉजिटिव लिखें। तो ऊपर आप इसको सिंप्लीफाई किए तो हम किए थे तो 34 आ रहा था, और नीचे आपका सर आ गया 81 + 9, मतलब 34/90। अब इसको आप ऐसा लिखते हैं 34 और बाई
और उसको 3√10 लिखेंगे। इसमें कहीं ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका नहीं है, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका मिस प्रिंट है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखना, नन ऑफ दी 6, इसमें किसी का आ रहा है क्या डी? डी किसी का आ रहा है जी? कितने को पिछला क्वेश्चन बता रहा है क्या? डी, अच्छा, इसका नहीं आएगा ना, वो चीज आप देख लेना एक बार मिला के आप लोग, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, तो सेंटर देखो, सेंटर निकालने के लिए बहुत ही आसान है। एक्स का कॉफिशिएंट को 2 से आपका मतलब एक्स का कॉफिशिएंट जैसे है और वाई का जो कॉफिशिएंट है ऐसा होता है। सेंटर यदि आपको निकालना ना, सेंटर जैसे आपको निकालना रहता है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सीधा आप लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 और कॉफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2 है ना। फिर यदि आप दूसरा सर आपका जैसे सेंटर निकालना, फिर लिखिएगा कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2। ये क्या किसका निकालना? सेंटर निकालने का ये फॉर्मूला है। अब या फिर कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना के आप लिखिएगा, तो इसको एक्स का कॉफिशिएंट 2 से माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 2 आएगा और फिर सर 4 आएगा। इससे सीधा भी आप सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक ना, इस फॉर्मूला की मदद से। तो 2,4, ये देखो फाइंड द एक्सिस ऑफ द पाराबोला। देखो इसका पाराबोला बनाएंगे ना, तो सिमेट्री ऑफ वाई एक्सिस होगा, और यहाँ फोकस कहीं होगा, यही एक्सिस है, ये एक्स है, एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये आपका यहाँ वर्टेक्स से पास है, फोकस है, तो ये एक्सिस हो गया। तो एक्सिस क्या हुआ? वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन आप बता सकते हैं क्या हुआ? वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है सर, वो एक्स बराबर 0 होता है। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स बराबर 0, यहाँ सर एक्स बराबर 0 होगा, ये आंसर सही है, ठीक ना। फाइंड द डिस्टेंस, नोट करके लिखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना। 3D में डिस्टेंस आपको निकालना, इसका ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और बी इसका कोऑर्डिनेट है सर x2 y2 z2 है ना। तो डिस्टेंस यदि आप निकालिएगा ए बी, क्या लिखते थे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस क्या होगा? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाए जी, प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा? 1 माइनस 5 का स्क्वायर। आंसर बताइएगा आप क्या आएगा? यहाँ सीधा लिख दें, यहाँ 2 का स्क्वायर का, तो 4 प्लस 0 प्लस आपका 16, 20 आएगा है ना। यहाँ लिख देते हैं, ये आपको मिलेगा सर √20। √20 को आप कितना, 4×25 2√5 लिख सकते हैं। तो डी नंबर इसका सही आंसर, डी नंबर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब कर लेना तो लोग खुद से। अब देखो डिफ्रेंशिएशन आपको बोल रहा है, डिफ्रेंशिएशन यदि आपसे पूछेगा डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है सर 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1/x। लेकिन यदि आपको लॉग आपको पूछ रहा है सर कि x टू द बेस है, तो उसका बेस चेंज करते हैं। बेस कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लॉग लिखते हैं x टू द बेस ही डिवाइड बाय, एक मिनट, इसको हम लोग लॉग हम ऐसा लिख देते हैं, समझ लेना था। लॉग हम लोग x टू द बेस ही डिवाइड बाय लॉग है, लॉग बेस प्रॉपर्टी है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन यदि आप करिएगा, तो ये तो 1/log है, कांस्टेंट हो गया, और log x को यदि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। इसका आंसर आप लिख सकते हो 1/x log है। तो दिख रहा है कहीं, है ना, ए नंबर सही आंसर, ए नंबर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ log x रहता तो उसका वैल्यू 1/x होता है। ये लिमिट वैल्यू पूछ रहा है, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। देखो यहाँ क्या होगा सर आपका, इसका वैल्यू हो गया सर आपका 0, और साइन 1/x मतलब इसका कोई भी एंगल के लिए जो वैल्यू होता है -1 टू +1, वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये बी नंबर इसका आंसर क्या सही है। आगे ये देखो,
इसमें भी आंसर मैच नहीं करा, ठीक ना, उसमें भी आंसर आपको मैच नहीं करा। आपको बोला सर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर एन रहेगा और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एन लिखेंगे और एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको मानते हैं कि एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करना है, एक्स ऊपर 4 को डिफरेंशिएट करना, तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और पावर में एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पावर होगा सर 4 और एक माइनस करिए तो एक्स क्यू होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ आपको सर 2x² प्लस 3x माइनस 5। आपको इसको डिफरेंशिएट करने बोल रहा दोनों को x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर और इधर भी डिफरेंशिएट करना, इसको 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक ना। तो यहाँ तो ऐसे एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं, बट वही चीज निकालने पर छोड़ देते हैं। यहाँ देखो 2 कांस्टेंट है और x² को डिफरेंशिएट करें तो 2x होगा प्लस 3 और x को डिफरेंशिएट करें तो सर 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो इसका जो वैल्यू आपके पास आएगा 2x कैसे आया, इस फॉर्मूला से है ना, ठीक ना, इस फॉर्मूला से हम लोग किए। अब यहाँ हो गया सर आपके पास हो गया 4x और प्लस 3 हो गया। अब बोल रहे सर 8x बराबर आपका 1, 8x बराबर 1, तो जहाँ आपको x रहेगा उसके वैल्यू पे 1 रखिएगा, है ना। तो वैल्यू आएगा सर 4 × 1 और प्लस 3 मतलब आएगा 7, और 7 आपका आंसर देखिएगा नहीं है, 7 आंसर नहीं है ना, 7 कहीं नहीं दिख रहा। तो सर फिर किया क्या, है ना, तो क्वेश्चंस में गलत कर दिया, क्वेश्चंस वो ऐसा लिखना चाह रहा था। क्वेश्चंस क्या रहेगा सर कि एफ एक्स बराबर ऐसा लिखेगा 2x² माइनस 3x माइनस 5, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चंस को यदि आप सुधार लीजिएगा तो आंसर सही आएगा। बाकी सर इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक ना, बाकी इसका आंसर क्या हो रहा, नहीं मैच कर रहा, ठीक। 36 देख लेते हैं। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ नॉट अ स्टेटमेंट, है ना। तो देखो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कोई भी सर सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो वो तो ट्रू हो या फॉल्स हो, बट नॉट बोथ, मतलब ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, बट बोथ नहीं होना चाहिए। यदि बोथ है तो सर उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, वो सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता, जैसे बोलेंगे प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मान लो सर आपके लिए वो सुंदर है, किसी और के लिए सुंदर नहीं है, तो आपके लिए ट्रू है, दूसरे के लिए ट्रू नहीं है, तो वो सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ कौन सा, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, तो ये गलत है, स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। ये द प्रोडक्ट ऑफ -1 और 8 इज 8, ये फॉल्स है, तो उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, तो ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको मान लेते कि आप ट्रू बोल सकते, फॉल्स बोलते, लेकिन थर्ड में देखिए मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, है ना, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो देखो ये आपका ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, बट बोथ नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स किसी के लिए डिफिकल्ट है और किसी के लिए इजी है ना, तो वो अलग अलग हो रहा है, मतलब ट्रू भी हो रहा है फॉल्स भी हो रहा है, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होने के लिए ट्रू होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट बोथ, ठीक ना, बोथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या निकालना सर, मीन निकालना, फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या निकालना, मीन। तो फर्स्ट नेचुरल मीन कैसे निकालते हैं सर, 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस डॉट 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 प्लस n, और कितना नंबर उससे डिवाइड करते हैं n नंबर। अच्छा इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया थे 1 + 2 + 3 + up to n, क्या बताया थे, स्पेशल सीरीज पढ़ाया था, n × n + 1 और डिवाइड बाई 2, है ना, और नीचे भी सर आपका n है, तो इसका क्या होगा, आप यहाँ से लिख दें सर n × n + 1 और डिवाइड बाई 2n लिख दें क्या, 2n, ये n कट जाएगा, आंसर आएगा सर n + 1 डिवाइड बाई 2, n + 1 डिवाइड बाई 2 कौन सा ऑप्शन, ये नंबर सही है, ठीक ना। तो मैंने पूरा बना भी दिया। अब ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट करके आपको समझना, इफ ई इम्पॉसिबल इवेंट देन उसका प्रोबेबिलिटी, तो यदि सर ई इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है ना, मतलब कभी हो नहीं सकता, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0। दूसरा यदि सर श्योर इवेंट पूछ सकता, श्योर इवेंट, यदि कोई सर श्योर इवेंट, ई श्योर इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा तो सर 1 होगा, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा, ठीक ना, तो ये समझ गए। दूसरा नोट करके मैं आपको बताऊं सर, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लेते P और P डैश,
इसका कितना होता है 1 होता है ना। तो पी डैश यदि आप निकालते हैं 10th क्लास में पढ़े तो 1 माइनस पी लिखते हैं, ये आपको पता होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो पी ए का वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और पी ए और बी आपसे पूछ रहा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देखो ये बड़ा, इस पर सवाल आपसे पूछेगा पी ए और बी मतलब उसको यूनियन बोलते हैं, ए और बी मतलब यूनियन, एंड आता है इंटरसेक्शन, है ना। तो इसका फॉर्मूला था सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इस केसेस में क्या होता है सर कि इसका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 0। तो उस केसेस में सर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा सर पी ए प्लस पी बी, इसको याद रखना, ठीक ना। तो ये आपसे पूछ रहा, यही से पूछ रहा, तो ए और बी पूछ रहा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, पी ए और बी, इसका अनुसार कि पी ए यूनियन बी पूछ रहा, और यहाँ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका होगा सर पी ए होगा और प्लस पी बी, दोनों को जोड़ देना। तो ये हो गया सर आपका 3/5 प्लस 1/5, तो कितना आएगा 4/5। 4/5 का दिख रहा है ना। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना ना, ये फार्मूला आप लोग क्या करना, याद करना। पी ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, है ना। चलो तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है सर कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक तो कॉइन को हम लोग 2 बार फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। हेड होगा टेल, एक बार फेंकिएगा तो, 2 बार फेंकिएगा सर तो हेड और टेल फिर होगा, तो इसका सैंपल स्पेस में क्या होगा सर एच एच होगा, है ना, फिर एच टी होगा, टी एच टी टी। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना होगा 4 हो जाएगा। इवेंट सर क्या कर रहा है, इवेंट समझो, व्हाट इज अ क्वांटिटी दैट एटलीस्ट 1 टैल अकर, एटलीस्ट 1 टैल, एटलीस्ट 1 टैल, तो एटलीस्ट 1 टैल मतलब कम से कम 1 टैल, एक टैल इसमें सिर्फ नहीं है, एच टी होगा, टी एच होगा, टी टी होगा। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना हो जाएगा 3, इसका प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं, पी ई बराबर एन ई बाई एन एस, है ना जी। तो पी क्या एन ई बाई एन एस का मतलब हो गया सर 3/4, 3/4 है ना। तो 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, 3/4, क्लियर है ना। 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए मॉडल सेट में और पूरा सॉल्यूशंस करा दिया, ऐसा नहीं, है ना। चलिए 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, कोई किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई भी स्टूडेंट है जो कि हजारीबाग में रहते हैं, ऑफलाइन क्लास आप करना चाहते हैं, है ना, रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए है ना नंबर है, उस नंबर पे आप ये व्हाट्सअप करिए, कॉल कीजिएगा। नंबर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9798857464। और किसी स्टूडेंट को पीडीएफ भी चाहिए, हाँ सर कोई भी स्टूडेंट जैसा कि मानते पीडीएफ उसको चाहिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दिएगा, है ना, पीडीएफ के लिए, ठीक है। सभी को थैंक